नमस्कार, मैं रवीश कुमार। समझदारी दिखाई या ट्रंप ने सरेंडर कर दिया? 48 घंटे बाद ईरान के पावर प्लांट पर हमला करने की धमकी देने वाले ट्रंप पलट गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि 5 दिनों तक पावर प्लांट पर कोई हमला नहीं होगा। ट्रंप का यह पोस्ट आज आया है। इस पोस्ट में 48 घंटे बाद सब कुछ तबाह कर देने वाली धमकी सिरे से गायब है। इस युद्ध में तीसरी बार ट्रंप ने इस्राइल से दूरी बनाई है। तेहरान की तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ, तब खबर आई कि ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई। फिर इस्राइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, तब तो ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा उन्हें जानकारी नहीं थी और इस्राइल को ऐसे हमले नहीं करने चाहिए थे। यह तीसरी बार है जब वे इस्राइल से दूरी बना रहे हैं और ईरान से बातचीत की बात कर रहे हैं और पावर प्लांट पर हमला ना करने की 5 दिनों की गारंटी दे रहे हैं। 24 दिनों के युद्ध में यह सबसे बड़ा बदलाव है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में लिखा है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। यह बातचीत मध्य पूर्व में हमारे टकराव को पूरी तरह से रोक देने के लिए हुई है। यह बातचीत पूरे हफ्ते चलेगी। गहनता और सकारात्मकता के साथ हुई इस बातचीत के आधार पर मैंने अपने युद्ध विभाग से कहा है कि अगले 5 दिनों तक ईरान के किसी भी पावर प्लांट या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी प्रकार के हमले को टाल दिया जाए, बशर्ते हमारी बातचीत सफलतापूर्वक जारी रहे। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। यह साधारण बयान नहीं है। ट्रंप के पहले ट्वीट में स्पेलिंग मिस्टेक थी, उन्होंने इसे डिलीट किया और फिर से सुधार करते हुए अपनी उसी बात को पोस्ट किया। यानी ट्रंप ठीक ठाक सोच रहे हैं और उस पर कायम लगते हैं। ठीक है, ट्रंप दिन रात बयान बदलते रहते हैं, लेकिन इस तरह का बयान बताता है कि वे पीछे हटे हैं और इसमें ईरान की बहुत बड़ी जीत है। इस बयान में इस्राइल का जिक्र तक नहीं। अमेरिका पावर प्लांट पर हमला नहीं करेगा, लेकिन यह नहीं साफ है कि इस्राइल क्या करेगा। क्या बाकी नागरिक ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे? ट्रंप के बयान के बाद काफी देर तक ईरान का आधिकारिक बयान नहीं आया। ईरान के विदेश मंत्री अराकची के ट्विटर हैंडल पर भी इस बयान की कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। ईरान के स्पीकर के हैंडल पर भी कुछ दिखा नहीं। ईरान के सरकारी मीडिया ने जरूर लिखा कि ईरान के जवाबी हमले की धमकी से डरकर ट्रंप पीछे हट गए। जिस तरह से नेतन्याहू इस लड़ाई को अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई बना रहे हैं, ट्रंप भी इस लड़ाई को इसी चश्मे से देख रहे हैं और खुद फैसले कर रहे हैं। आज का यह पोस्ट ट्रंप की हार भी है और इस युद्ध के खत्म होने की उम्मीद भी, कि उनका एक मन कह रहा है युद्ध गलती से कर दिया, इससे किसी तरह निकल जाना चाहिए। 24 दिन काफी होते हैं। 2025 के युद्ध से दुगना समय बीत चुका है। इन 24 दिनों में एक बार भी नहीं लगा अमेरिका ने ईरान को दबोचा है या घेरा है। ट्रंप के बयान के आसपास ही ओमान के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कि यह ईरान का युद्ध नहीं, मतलब ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया। यह युद्ध अभी से ही व्यापक स्तर पर आर्थिक चुनौतियां पेश कर रहा है। ओमान के विदेश मंत्री लिखते हैं, मुझे डर है कि अगर युद्ध जारी रहा तो हालात और खराब होंगे। एक्सपर्ट कह रहे थे कि ट्रंप के पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है वह ईरान पर भयंकर बमबारी करें और दूसरा यह कि पीछे हट जाएं। लगता है ट्रंप ने पीछे हटने का रास्ता चुना है, फिलहाल के लिए ही सही, या कम से कम पीछे हटने के संकेत अपनी तरफ से दे रहे हैं। ईरान के मामलों के जानकार प्रोफेसर वली नासर ने लिखा है, यह भी मुमकिन है कि ट्रंप ने ईरान में किसी से बात ही ना की हो, लेकिन समय लेना चाहते हो, इसलिए यह बयान जारी कर दिया। ईरान की अभी तक यही पोजीशन रही है कि सीज फायर अब नहीं करेंगे, बातचीत भी नहीं करेंगे। इसके पहले भी बातचीत की खबरें उड़ी, तब ईरान ने हर बार इनकार किया। ट्रंप के लिए युद्ध का मकसद बदलता जा रहा है। ट्रंप लगता है होर्मुज को खोले जाने के दबाव में आ गए। उन्हें पता है कि होर्मुज बंद कर ईरान ने सबकी ही दुकान बंद कर दी है। ट्रंप के इस बयान के बाद कच्चे तेल का भाव बिजली की गति से गिरा।
एक वक्त $110 प्रति बैरल था, लेकिन ट्रंप के बयान के तुरंत ही $84 प्रति बैरल पर आ गया। इससे साफ पता चलता है कि ट्रंप अब अपने लिए नहीं, उन देशों के लिए भी परेशान हो रहे हैं जिनके यहां तेल और गैस का संकट गहरा होता जा रहा है और उनका समर्थन भी खो सकते हैं। उनमें से एक भारत भी है। अब सवाल है कि ईरान क्यों पीछे हटेगा? जब तक ईरान को कुछ ठोस नहीं मिलेगा, वह पीछे क्यों हटेगा? उसके सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या की गई, लारिजानी की हत्या की गई। ईरान इन घटनाओं को नहीं भूल सकता। तब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने ईरान को कुछ अलग, कुछ ज्यादा पेशकश की है और इस पूरी प्रक्रिया से नेतन्याहू को बाहर निकाल दिया है? आने वाले दिनों में ही यह सब साफ होगा। 21 मार्च से लेकर अब तक तीसरी बार ट्रंप ने अपना स्टैंड बदला। 21 मार्च की रात 2:30 बजे उन्होंने कहा कि हम अपनी सैन्य कार्रवाई को समेटने पर विचार कर रहे हैं और अपने मकसद को पूरा करने के काफी करीब पहुंच गए हैं। इस पोस्ट में ट्रंप ने 5 कारण बताए। ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो गई, उसकी रक्षा उत्पादन क्षमता खत्म हो गई, नौसेना वायुसेना खत्म हो गई, परमाणु क्षमता हासिल करने से रोका गया और खाड़ी में हमारे मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। होर्मुज की रक्षा उन देशों को करनी होगी जो उनका इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप लिखते हैं अमेरिका इसका इस्तेमाल नहीं करता। अगर वो देश जो इस्तेमाल करते हैं चाहेंगे तो अमेरिका होर्मुज की रक्षा में मदद कर सकता है, लेकिन ईरान के खतरे के खत्म हो जाने के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यह ट्रंप का पोस्ट था। उसके बाद उन्होंने 48 घंटे के भीतर होर्मुज खोलने की धमकी दी थी और उसके बाद तबाही का ऐलान किया था। क्या ट्रंप अपनी पुरानी सोच पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं? 48 घंटे से पहले वाले पोस्ट में जो उन्होंने लिखा था उसकी तरफ लौटना चाहते हैं। और बड़ा सवाल है कि नेतन्याहू क्या ट्रंप को युद्ध के मैदान से वापस जाने देंगे या अमेरिका की स्वायत्तता की भी परीक्षा होगी? हो सकता है इस हमले के बाद भी अमेरिका हमला किसी और रूप में जारी रखेगा, क्योंकि ट्रंप ने हमला बंद करने की बात नहीं की। इतना ही कहा कि 5 दिनों तक पावर प्लांट को नहीं टच किया जाएगा, लेकिन 5 दिनों के लिए भी पीछे हट जाना मामूली घटना नहीं। इस युद्ध में ईरान ने कई मोर्चों पर अमेरिका और इस्राइल से बढ़त हासिल की है और मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर हर बार दोनों को हराया है। ट्रंप का यह बयान ईरान की सबसे बड़ी जीत है। अगर कोई अपने बयान से पीछे हटा तो ट्रंप हटे हैं। ईरान पीछे नहीं हटा, वो डरा भी नहीं। ईरान की अभी तक एक ही लाइन है कि जब तक युद्ध रुकेगा नहीं, दोबारा शुरू होने की गारंटी नहीं दी जाएगी और नुकसान का हर्जाना नहीं दिया जाएगा, ईरान अपनी तरफ से कोई बातचीत नहीं करेगा, सीज फायर नहीं करेगा। 28 फरवरी के बाद से ईरान ने हमेशा ही किसी बातचीत के प्रस्ताव से इनकार किया और यही दोहराया कि हम तो बातचीत की मेज पर थे जब हम पर हमला किया गया। तो ट्रंप ईरान में किससे बात कर रहे हैं? इसके पहले उन्हीं का बयान है कि ईरान में बातचीत के लिए कोई बचा नहीं। तो ट्रंप को बातचीत के लिए मिल कौन गया? They don't know what's happening. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is all gone, it's all gone, their radar is all gone, their leaders are all gone, the next set of leaders are all gone, and the next set of leaders are mostly gone, and now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them, and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to, and you know what? We like it that way. अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट के विदेश मंत्रियों ने ईरान के विदेश मंत्री अराकची और मध्य पूर्व में ट्रंप के दूत विटकॉफ से अलग अलग बातचीत की है। इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, मगर सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो इस बड़े संकट में इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान की नई भूमिका नजर भी आ रही है। क्या ट्रंप ने अपनी तरफ से ऐसा कोई दावा कर दिया खुद की तरफ से जिसकी जानकारी ईरान को ना हो?
21 मार्च को ट्रंप पोस्ट करते हैं, अगर 2 दिनों में होर्मुज नहीं खुला तो ईरान पर खुलकर हमला करेंगे, उसके पावर प्लांट को तबाह कर देंगे। और 23 मार्च को कहते हैं, अपने युद्ध विभाग से कहा है अगले 5 दिनों तक ईरान के किसी भी पावर प्लांट या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी प्रकार के हमले को टाल दिया जाए। ट्रंप की यह लाइन बताती है कि अमेरिका बहुत पीछे हटा है। ईरान के खिलाफ ना तो वह जनमत बना पा रहा है अमेरिका के भीतर और अमेरिका के बाहर, और ना ईरान से लड़ पा रहा है। 21 मार्च को ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे में होर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका उसके अलग अलग पावर प्लांट पर हमला करेगा और उन्हें ध्वस्त कर देगा। सबसे पहले सबसे बड़े प्लांट पर हमला होगा। उनकी इस धमकी के जवाब में ईरान ने कहा, अगर अमेरिका ने हमला कर दिया तो वह खाड़ी में अमेरिका और रिजीम के सभी ऊर्जा संसाधनों पर हमला कर देगा, समुद्री पानी को पीने के पानी में बदलने के प्लांट पर हमला करेगा और ऐसा हमला करेगा कि उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकेगा जब तक ईरान के पावर प्लांट को फिर से ठीक नहीं किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद रहेगी, ईरान ने कहा है। 23 मार्च को तेहरान पर हुई बमबारी के बाद ईरान ने कहा कि वो फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा देगा। ईरान ने ट्रंप के हमले को गंभीरता से लिया और हमेशा जवाब देने की बात की, मगर अब ट्रंप 5 दिनों के लिए पीछे हट गए। इस युद्ध में ट्रंप जिस तेजी से बयान बदल रहे हैं, कहना मुश्किल है कि अपने नए बयान पर कब तक कायम रहेंगे। ट्रंप का आज का यह पोस्ट और 21 मार्च का पोस्ट दोनों मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 दिनों के भीतर ट्रंप काफी कुछ बदल गए हैं और दुनिया भी। क्या ट्रंप युद्ध रुकवाने को लेकर वाकई सीरियस हो गए हैं या मार्केट के हिसाब से बयान दे रहे हैं? क्योंकि उनके बयानों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वे कुछ ऐसा बयान देते हैं खास समय पर जिससे मार्केट में हाहाकार मच जाए खुलते ही, फिर कुछ देर बाद सकारात्मक बयान देते हैं जिससे मार्केट ऊपर भागने लग जाता है। सवाल उठता है कि ट्रंप सटोरियों की मदद कर रहे हैं। यह एक थ्योरी है, चल रही है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, मगर जिस आधार पर कहा जा रहा है उसकी बात बता रहे हैं। क्या ट्रंप मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से बयान दे रहे हैं? अगर ऐसा है तब तो अजीब बात है। ट्रंप के बयान के कुछ ही मिनटों बाद अमेरिका का शेयर मार्केट S&P 500 इंडेक्स 250 अंक ऊपर चढ़ गया। इसके मार्केट कैप में 2 लाख करोड़ डॉलर जुड़ गए। आधे घंटे के बाद ईरान से बयान आने लगा कि ईरान से ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हो रही। तब बाजार फिर से गिरा 120 अंक नीचे, तो इतनी देर में 1 लाख करोड़ डॉलर साफ भी हो गए। 56 मिनट के भीतर S&P 500 इंडेक्स में 3 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट स्विंग हो गया। अमेरिका के सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, वे डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर हैं, कि ट्रंप ने हमलों पर रोक नहीं लगाई है। नागरिक ठिकानों पर हमला करने से युद्ध अपराध का केस बन सकता था, उसे टाला है। ट्रंप घबराहट में मार्केट को संदेश दे रहे हैं कि शुक्रवार को जब बाजार बंद हो जाएगा तब तक टकराव नहीं बढ़ेगा। ट्रंप ने 5 दिनों तक हमला ना करने की बात की है। 5वां दिन शुक्रवार है। तेहरान यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी ने ट्वीट किया है कि हर हफ्ते जब भी बाजार खुलते हैं ट्रंप इस तरह के बयान जारी करते हैं ताकि तेल के दाम कम हो जाएं। उनकी 5 दिनों की डेडलाइन भी बाजार के अनुसार दी गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही ट्रंप होर्मुज को खोलने की क्षमता रखते हैं। ईरान ने ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान से आने वाले कई बयानों में भी यही बात झलक रही है कि ईरान किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। अब सवाल है कि क्या इसी वजह से इस्राइल ने तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों पर आज भयंकर बमबारी की? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान पर इस्राइल ने इतना ताबड़तोड़ हमला कभी किया नहीं। क्या इस्राइल अपनी हताशा जाहिर कर रहा है? ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस्राइल का नाम तक नहीं लिया। 21 मार्च के पोस्ट में ट्रंप ने होर्मुज को खोलने की शर्त रखी। 23 मार्च के पोस्ट में होर्मुज का जिक्र तक नहीं। होर्मुज को खोलने की हर कोशिश दीवार से टकराती जा रही है। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि होर्मुज का कंट्रोल ईरान से कैसे लें और ईरान के दबदबे को कैसे स्वीकार कर लें। यहां फंस गए। 24 दिन बीत गए और कल से लेकर आज तक के बयानों को देखकर लगता है
अगले 24 दिन भी पलक झपकते बीत जाएंगे और यह इलाका युद्ध से घिरा रहेगा। He said the war was militarily won in Iran. What did you mean by that? Oh, I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're finished. ट्रंप ने पावर प्लांट पर हमला ना करने की बात क्यों कह दी? क्या इसमें युद्ध के रुकने के संकेत देखे जा सकते हैं? नेतन्याहू तो सदमे में आ गए होंगे कि ट्रंप ऐसा कैसे कह सकते हैं। अगर युद्ध रुका तो नेतन्याहू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमाणु ठिकानों को लेकर समानांतर रूप से एक अलग ट्रैक पर बयानबाजी चलने लगी है। ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि इसराइल को भी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाए ताकि आईएईए उसके परमाणु ठिकानों की जांच करे। ईरान के नाताज पर बार बार हमले हो रहे हैं जहां उसके परमाणु ठिकाने हैं। उसके जवाब में ईरान ने इसराइल के डिमोना शहर पर हमला किया। डिमोना के बारे में कहा जाता है इसके पास इसराइल परमाणु हथियारों पर काम करता है आसपास के क्षेत्रों में। इस जगह का कभी इंस्पेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट है कि इसराइल के छोटे न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी की जांच जरूर हुई, मगर डिमोना के पास नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की कभी नहीं। क्या इसराइल भूल जाएगा, डिमोना का बदला नहीं लेगा और ट्रंप की बात मानकर युद्ध से पीछे हट जाएगा? डिमोना पर हमला कर ईरान ने बताया कि वह भी इसराइल के परमाणु ठिकानों तक पहुंच रखता है। हालांकि हमला शहर के भीतर हुआ, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर शहर के बाहर है, वहां तक मिसाइलें नहीं पहुंची। डिमोना में परमाणु ठिकाने के कारण डिमोना का सुरक्षा तंत्र हाई लेवल का है, तब भी ईरान की मिसाइलें इंटरसेप्टर को भेदते हुए वहां तक पहुंच गईं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसे लेकर विश्लेषण छापा है कि युद्ध अब परमाणु टेरिटरी में प्रवेश कर चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स में इसराइल की सेना के एक अधिकारी का बयान है कि डिमोना पर अमेरिकी और इस्राएली सुरक्षा तंत्र की कई लेयर का कवच है, लेकिन कुछ भी परफेक्ट होता नहीं। यह ऑपरेशनल फेलियर है। इंटरसेप्शन का तंत्र कोई अनंत कुआं नहीं, एंडलेस सप्लाई नहीं। जब हम इंटरसेप्ट करते हैं तो हमें कल के युद्ध के बारे में भी सोचना पड़ता है। क्या इस बयान से यह समझा जाए कि इसराइल को अब चुनाव करना पड़ रहा है, उसे किस हमले को इंटरसेप्ट करना है, किस मिसाइल को गिरने देना है? डिमोना और अरैड के हमले में 180 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। यह जगह इतनी महत्वपूर्ण है कि हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मौके पर गए और उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हमारे देश के भविष्य की लड़ाई है और उनके देश ने बहुत मुश्किल शाम देखी है। नेतन्याहू ने लोगों से अपील की कि बॉम्ब शेल्टर में चले जाएं। कहीं इसराइल ने ईरान की सैनिक ताकत को कम तो नहीं समझा? अगर डिमोना की तरह ईरान की मिसाइलें निशाने पर लगने लग जाएं, तब क्या होगा? अमेरिका और इसराइल बार बार ईरान के नाताज शहर पर हमला क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढा जाना चाहिए। शनिवार 21 मार्च को नाताज के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। जून 2025 में अमेरिका ने यहां B-2 बॉम्बर से हमला किया और इसके परमाणु ठिकानों को नष्ट कर देने का दावा। कहा था कि ईरान की परमाणु क्षमता अब खत्म हो गई है। अब फिर क्यों बंकर बस्टर बम से हमले किए जा रहे हैं? इसी से लगता है कि एक रणनीति के तहत नाताज को टारगेट किया जा रहा है ताकि एनर्जी सेक्टर से निकलकर युद्ध की बहस न्यूक्लियर खतरे का दामन पकड़ ले और जो देश अपनी जनता के डर से अमेरिका के साथ नहीं आना चाहते, उन्हें इस युद्ध में उतरने का बहाना मिल जाए। क्या बाकी देशों को युद्ध में उतारने के लिए परमाणु ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है ताकि परमाणु हमले की आशंका दुनिया को डरा दे? रिजीम चेंज की बात छोड़, ये सारे सन की नेता दुनिया को परमाणु खतरे से बचाने के नाम पर ईरान के खिलाफ उतर सकते हैं। रूस ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पश्चिम एशिया में तबाही आ सकती है। इन हमलों की जांच होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ईरान के खिलाफ अमेरिका जनमत बनाने में फेल हो गया। हो सकता है ईरान के खिलाफ जनमत बनाने के लिए परमाणु ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। ईरान को मजबूर किया जा रहा है कि वह थक हार कर कह दे कि उसने परमाणु बम बना लिया है या बनाने जा रहा है। याद रखना चाहिए, ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने फतवा दिया था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने भी नहीं कहा है ईरान परमाणु बम बनाएगा। Iran was not building a nuclear weapon.
Do you stand by that statement? परमाणु बम बनाने की क्षमता को लेकर अमेरिका के खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के सेनेट के सामने कहा है उसकी यह क्षमता खत्म हो चुकी है और इस बात के कोई प्रमाण नहीं कि ईरान परमाणु क्षमता हासिल करना चाहता है। नेशनल काउंटर टेररिज्म के पूर्व अध्यक्ष जो केंट ने अपने इस्तीफे में भी यही बात कही कि मौजूदा समय में अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं। इस तरह की बात अमेरिका में कई लोग कर रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की कोई क्षमता नहीं बची है, ना सबूत है। 5 दिनों तक पावर प्लांट पर हमला ना करने की वजह यह भी हो सकती है कि ट्रंप समय लेना चाहते हैं, उन नुकसानों के बारे में ठीक से समझ लेना चाहते हैं जो ईरान के हमले के बाद हो सकता है। अगर ईरान ने ट्रंप के हमले के जवाब में खाड़ी के देशों के ऊर्जा ठिकानों पर हमला कर दिया तो बड़े स्केल पर बर्बादी आएगी। खाड़ी के देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत ईरान के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। अगर ईरान ने बहरीन, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों के ऊर्जा ठिकानों पर हमला कर दिया तो रेगिस्तान में बसे इन देशों की चुनौतियां कई गुना बढ़ जाएंगी। गर्मी आ चुकी है, कभी भी भयंकर रूप ले सकती है। रियाद में तापमान 30 डिग्री छू रहा है। अप्रैल मई तक दोहा, अबू धाबी जैसे शहरों में उत्तर भारत जैसी गर्मी पड़ने लग जाती है। खाड़ी के देशों में भारत के मुकाबले सिर्फ 7% बारिश होती है। पानी के कुदरती स्रोत बेहद कम हैं। बहरीन और कतर जैसे देशों का 100% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। यूएई का 80% और सऊदी का 50% पानी समुद्री पानी को साफ कर तैयार होता है। अगर ईरान ने इन ठिकानों पर हमला किया तब आम लोगों का क्या होगा? अमेरिका अपनी तरफ से क्यों नहीं युद्ध रोक रहा है? क्या उसे खाड़ी के देशों की भी परवाह नहीं? क्यों नहीं नेतन्याहू पर कोई दबाव बनाया जा रहा है? ईरान से अपील हो रही है, ईरान पर बमबारी की धमकी दी जा रही है कि वह हमला नहीं करे, होर्मुज का रास्ता खोल दे। लेकिन नेतन्याहू पर दुनिया के तमाम बड़े नेता दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने बयान जारी किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद नहीं है। जहाज पार करने से इसलिए हिचकते हैं क्योंकि बीमा देने वालों को आपके इस युद्ध से घबराहट होती है। यह युद्ध तो आपने शुरू किया है, ईरान ने नहीं। लेकिन बीमा देने वाला और कोई ईरानी आपकी धमकियों के बहकावे में नहीं आएगा। आप सम्मान देने की कोशिश कीजिए। समुद्र में आवाजाही की आजादी बिना व्यापार की आजादी के कायम नहीं हो सकती। या तो दोनों बातों का सम्मान कीजिए या फिर दोनों की उम्मीद करना बंद कर दीजिए। अराकची साफ साफ कहते हैं ईरान पर प्रतिबंध है, कई देश उसके साथ व्यापार नहीं कर सकते, फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नेविगेट करने की आजादी की उम्मीद कैसे की जा रही है? क्या इसका अमेरिका के पास कोई जवाब है? अभी तक ईरान ने ट्रंप की धमकी के दबाव में होर्मुज पर कोई ढिलाई नहीं की। ईरान ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से जरूर कहा है कि वह फारस की खाड़ी में जहाजों की सुरक्षा को लेकर उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। ईरान के दुश्मनों के अलावा स्ट्रेट का रास्ता बाकियों के लिए खुला है। यह कहने की बात भी हो सकती है होर्मुज के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। ऐसे में कौन अपना जहाज ले जाने की जोखिम उठाएगा? थाईलैंड और जापान के जहाजों पर हमले भी हुए तो हमले की आशंका एकदम से अभी खत्म नहीं हुई। इस बीच CNN में खबर छपी कि हो सकता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने के लिए फीस मांगे। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट छपी है अभी तक ईरान होर्मुज से जहाज ले जाने की फीस नहीं लिया करता था। पनामा कैनाल, सुएज कैनाल जैसे संकरे रास्तों पर पहले से फीस ली जाती रही है। तुर्की भी बोस्फोरस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेता है। जर्मनी, कनाडा, अमेरिका भी अपने अपने इलाकों में जहाजों से फीस लेते रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हर टैंकर से $20 लाख मांग सकता है। लेकिन भारत में ईरान के दूतावास ने इस बात का खंडन कर दिया है। भारत के जहाज के बारे में भी ऐसी अफवाह उड़ी कि भारत ने चीनी मुद्रा में पैसे दिए, लेकिन ईरान ने इसका भी खंडन किया है। होर्मुज को लेकर ईरान दुनिया के सामने हर दिन एक नई चुनौती पेश कर रहा है। अगर कुछ देश फीस देकर अपना जहाज ले जाते हैं तो क्या ट्रंप को मंजूर होगा? ईरान को फीस देते ही फैसला हो जाएगा होर्मुज का हाकिम ईरान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी देश यही समझ रहे हैं कि ईरान की कहानी 1-2 महीने की है, अभी उसकी सारी शर्तें मान लो, फिर जब वह बर्बाद हो जाएगा, इस्राइल और अमेरिका की सरकार वहां आ जाएगी तो उन शर्तों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हो सकता है इसी चक्कर में बाकी देश आधे अधूरे मन से इधर उधर का स्टैंड ले रहे हैं। ईरान का कहना है कि वह सदियों तक लड़ता रहेगा मगर सरेंडर नहीं करेगा। होर्मुज के संकट को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे युद्ध अपने आप में कोई संकट नहीं,
होर्मुज ही संकट है। एक पल के लिए मान लीजिए होर्मुज खुला है, खोल दिया गया है, इसराइल और अमेरिका तेहरान पर बम गिराए जा रहे हैं और जवाब में ईरान, कतर, सऊदी, कुवैत, बहरीन के तेल और गैस की रिफाइनरी पर मिसाइलें दाग रहा है। तो क्या होर्मुज के खुले होने भर से तेल और गैस का कारोबार सुचारू रूप से चल पाएगा? कतर के रास लफान पर ईरान के हमले के बाद रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है। जब तक रिफाइनरी टारगेट पर है, होर्मुज के खुल जाने से सप्लाई की सारी समस्या खत्म नहीं हो जाती। 22 देशों ने ईरान से अपील की है कि होर्मुज को खोल दें। इसमें जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, कनाडा के भी प्रधानमंत्री हैं, भारत नहीं है। इसके जवाब में जापान में ईरान के दूतावास ने बयान जारी किया कि क्या ये देश जानते नहीं कि अमेरिका और इसराइल के हमले से पहले यहां क्या स्थिति थी? सालों तक ये देश सभी मुफ्त में इस रास्ते से अपने जहाज लेकर जा रहे थे। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ईरान कभी इस रास्ते से कोई लाभ नहीं ले पाया, दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहा है। क्या वह ईरान के संयम का उदाहरण नहीं था? अमेरिका और इसराइल के आक्रांताओं की तरफ से बोलना बंद कीजिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे बयान मत जारी कीजिए। हमले को रोकिए। अमेरिका और इसराइल हमला जारी रख सकें, इसलिए इसी तरह के बयान की उम्मीद करते हैं। कम से कम कुछ तो फेयरनेस रखिए। एक सवाल ईरान की जवाबी क्षमता पर भी है। इस हमले में अमेरिका के कई लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्हें लेकर अमेरिका दूसरे बहाने बना रहा है और ईरान दावा कर रहा है कि उसने क्षतिग्रस्त किए हैं। जिस तरह से अमेरिकी लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उससे रक्षा के एक्सपर्ट भी हैरान हैं। फिर भी यह सवाल है कि क्या ईरान वाकई इसराइल और अमेरिका से टक्कर ले रहा है? वह कब तक अंधाधुंध मिसाइलें दागता रहेगा? ईरान इस चौथे हफ्ते में भी अमेरिका और नेतन्याहू के सामने बेशक कमजोर नहीं पड़ा, लेकिन उसे भारी नुकसान तो उठाने पड़े हैं। क्या ईरान जवाब में खाड़ी और इसराइल के पावर प्लांट को नष्ट कर पाएगा? तेहरान के एक बड़े बैंक पर जब हमला हुआ तब ईरान ने यही कहा कि वह भी बैंकों पर हमला करेगा। बैंकों की तरफ मिसाइलें दागी गईं, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई जिससे लगे कि ईरान ने बैंकों को नष्ट कर दिया। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में जहां 250 से अधिक बैंकों के दफ्तर हैं, वहां मिसाइलें दागने की खबर आई, मगर नाकाम भी कर दिया गया। उसके बाद ऐसी कोई खबर आई नहीं, ना ईरान ने कोई दावा किया। इस बात को भी नोट कीजिए कि इसराइल ने दावा किया है कि ईरान के 92% से अधिक मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, यानी उसका 8% हमला ही जमीन तक पहुंच पाता है। लेकिन अब इस दावे को इस खबर के साथ मैच कीजिए। कतर ने ईरान की कितनी ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, मगर एक मिसाइल कतर के रास लफान तक पहुंच गई, उसका प्लांट बंद हो गया, जिसे ठीक करने में कहा जा रहा है 3 से 5 साल लग सकते हैं। सवाल है, ईरान की 100 में से 92 मिसाइलें रोक दी जाएं, तब भी उसकी 8 मिसाइलें खाड़ी के देशों की रिफाइनरी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल जिस तरह से ईरान का नुकसान कर रहे हैं, ईरान उसकी बराबरी अपने हमलों से करता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप होर्मुज के कारण तबाह अर्थव्यवस्था को निकाल दें, तब इस लड़ाई में दोनों की क्षमता का अंदाजा कुछ अलग तरीके से होता है। दोनों कई जगहों पर कमजोर नजर आते हैं और एक दूसरे पर भारी भी। अमेरिका और इसराइल ईरान में ज्यादा तबाही कर रहे हैं। आज ईरान ने बहरीन और सऊदी अरब के ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने का दावा किया। IRGC ने कहा बहरीन के 5th फ्लीट और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है। इस जंग में ईरान पहले भी यहां अटैक कर चुका है। सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ही ईरान ने अमेरिका के 5 ऐसे हवाई जहाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिनसे हवा में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरा जाता है। ईरान और सऊदी के बीच लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है, एक नया आकार लेती जा रही है। ईरान सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में ऊर्जा के ठिकानों पर बार बार अटैक कर रहा है। पूर्वी क्षेत्र में ईरान के 2 ड्रोन को भी नष्ट किया गया। सऊदी अरब के अखबार सऊदी गजेट में रिपोर्ट हुआ है कि इस इलाके में कुल 15 ड्रोन इंटरसेप्ट हुए। 18 मार्च को अरब न्यूज ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब ने 438 ड्रोन और 36 बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलों को नाकाम कर दिया। सऊदी अरब ने भी कतर की तरह ईरान के 2 डिफेंस अटैचे और उनके स्टाफ को देश छोड़ने के लिए कह दिया है। सऊदी अरब का दावा है कि रियाद की तरफ आ रही मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। सऊदी अरब को घिरा देख फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने सऊदी अरब के प्रिंस सलमान से बात की और हमले की निंदा की। यह सब कुछ हो रहा है कि किसी तरह तेल और गैस की सप्लाई शुरू हो जाए, लेकिन ईरान जानता है कि सप्लाई बंद हुई है। तभी इन देशों को समझ आ रहा है कि इस युद्ध का कोई मतलब नहीं था।
इस बीच 19-20 मार्च की रात हिंद महासागर के एक सुदूर टापू पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। डिएगो गार्सिया नाम के इस टापू पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं के एयरबेस हैं। 2500 अमेरिकी सैनिक यहां हैं। वियतनाम से लेकर इराक, अफगानिस्तान, यमन पर होने वाली अमेरिका की बमबारी का बेस है डिएगो गार्सिया। 20 मार्च की सुबह खबर आई यहां पर ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने हमले की कोशिश की। अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि एक मिसाइल रास्ते में फेल हो गई, दूसरी को अमेरिका की सेना ने इंटरसेप्ट कर लिया। इस खबर को लेकर सनसनी फैल गई कि ईरान ने दुनिया को चौंका दिया, मगर अभी तक यह साफ नहीं कि हमला किया किसने। लेकिन यह जरूर साफ है कि डिएगो गार्सिया पर हमले की खबर ने एक नया डर पैदा किया है कि कहीं यह युद्ध पश्चिम एशिया से बाहर तो नहीं निकल रहा। ईरान ने अभी तक इस खबर से दूरी बनाई है। उसका कहना है कि इस्राइल ने डर फैलाने के लिए खुद हमला किया, यूरोप के देशों को अपने पक्ष में उतारने के लिए ऐसा किया। इस्राइल की सेना ने ट्वीट किया है कि ईरान की मिसाइलें लंदन, पेरिस, बर्लिन तक पहुंच सकती हैं। उसके नेता वीडियो जारी कर रहे हैं। जो हाल इस्राइल का हो रहा है वो यूरोप के किसी भी शहर का हो सकता है। अभी तक यही समझा जाता था कि ईरान 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर तक मिसाइलें भेज सकता है। अमेरिका की ओर से इस हमले के सोर्स की पुष्टि नहीं हुई। नेटो की तरफ से भी बयान आया कि इस्राइल के बयान की पुष्टि नहीं हो सकती कि हमला ईरान ने किया। तो युद्ध का चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके असर की तुलना कोविड के समय से करने लगे हैं। मतलब साफ है, भयंकर तबाही हमारे दरवाजे पर है। किसकी नौकरी जाएगी, किसकी सैलरी जाएगी, पता नहीं। भारत का कौन सा हित सधा इस युद्ध में स्टैंड ना लेकर, किसी देश का नाम ना लेकर। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपना बयान खत्म किया और थोड़ी देर बाद ट्रंप का बयान आ गया कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है। बातचीत सकारात्मक है। ट्रंप ने इस युद्ध में ईरान को बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त दे दी। अमेरिका के भीतर भी उनकी आलोचना हो रही है कि बिना कारण युद्ध किया। पत्रकार से लेकर उनकी सरकार के अफसर भी युद्ध के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका यह बयान राहत की खबर है। युद्ध अभी रुका नहीं, लेकिन एनर्जी प्लांट और पावर प्लांट पर हमले की होड़ को 5 दिनों के लिए विराम मिला है। यह इसलिए भी हो सका क्योंकि ईरान ने लड़ने की क्षमता दिखाई। वह अकेला मैदान में टिका रहा। नेतन्याहू को ट्रंप का यह बयान पसंद आएगा नहीं। इस बीच एक और खबर आई है। यूक्रेन ने रूस के एक बंदरगाह पर हमला कर दिया है, जहां से रूस तेल का निर्यात करता है। यह उसके तेल के निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। बाल्टिक सागर के प्रिमोर्स्क बंदरगाह पर यूक्रेन ने हमला किया है। 2 दिन पहले यूक्रेन ने रूस की सारातोव रिफाइनरी पर हमला किया। इसका मतलब है अभी कुछ भी तय नहीं। कोई है जो इस युद्ध को जारी रखना चाहता है। यहां खत्म हो जाए तो वहां करना चाहता है। ट्रंप के आज के बयान के बाद भी इम्तिहान अभी मुश्किल है। याद रखना चाहिए, ईरान की शर्तें अभी तक यही हैं कि दोबारा युद्ध ना होने की गारंटी देनी पड़ेगी, नुकसान का हर जाना देना पड़ेगा। क्या ट्रंप ईरान की इन शर्तों को मान जाएंगे? नेतन्याहू क्या करेंगे? क्या नेतन्याहू ऐसा होने देंगे? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।